नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आप सभी का स्वागत है। बीच बहस में आज हम बात करने वाले हैं सबसे बड़े लोकतंत्र के महापर्व के दूसरे चरण के मतदान की। और ये मतदान इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पहले चरण की रीति नीति अलग थी और दूसरे चरण की रीति नीति अलग है। बिल्कुल सूरज जी, जैसा कि आपने कहा कि दूसरे चरण की रीति नीति बिल्कुल अलग है, क्योंकि विकास के मुद्दे से अब ये जो दूसरे चरण का मतदान का प्रचार हमने देखा है, मंगलसूत्र से लेकर विरासत टैक्स तक ये प्रचार प्रसार आकर पहुंच गया है। सूरज जी, बिल्कुल, ये लड़ाई कहीं और से शुरू हुई थी, कहीं और जाकर पहुंची है। जहां देखा गया कि पहले चरण में खूबियां बताई गई कि मुझ में क्या खूबियां हैं, दूसरे चरण में खामियां बताई गई कि सामने वाले में क्या खामियां हैं। और खूबियों और खामियों के बीच में मतदाता के मौन और मतदाता की मुखरता पर भी कई सवाल खड़े हुए। कई बहस छिड़ी है कि मतदाता मौन है तो उसके मौन के पीछे का आशय क्या है, मतदाता मुखर है तो मुखर के पीछे का आशय क्या है। बिल्कुल सूरज जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे चरण के मतदान से पहले जो प्रचार किया है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को सीधे तौर पर निशाना बनाया गया। वही कांग्रेस का ये कहना है, जिस तरह से कर व्यवस्था को लेकर कांग्रेस की ओर से बात की गई, उनका ये कहना है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी आरोप लगा रहे हैं, उनका ये कहना है कि वो बौखलाहट में ये आरोप लगाए जा रहे हैं, वो घबरा गए हैं, क्योंकि पहले फेज में मतदान जो है वो काफी कम रहा है। दूसरे फेज में अब देखना होगा कि मतदान प्रतिशत कितना है, मतदाता के मन में क्या था। तमाम मुद्दों पर आज की हमारी चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अजय श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। शैलेंद्र मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। कल्पना शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है। मैम, आपका बहुत स्वागत है। नीरज तिवारी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रकाश सक्सेना जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। इसी के साथ ही हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करूंगा मैं और आपके पास आना चाहूंगा अजय श्रीवास्तव जी। जैसा कि हमने देखा है, पहले चरण का मतदान हुआ, परसेंटेज को लेकर विश्लेषण हुआ, फिर चुनाव की रीति नीति बदल दी गई, प्रचार की रीति नीति बदल दी गई है। सबसे बड़ी बात कि क्या इस नीति परिवर्तन का या इस आक्रामक वाणियों के प्रहार का जनता के मन पर मेरे दो सवाल हैं दरअसल इस आशय में कि क्या अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए या मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जो कयास किए गए हैं, जो कवायदे किए गए, उनका असर होगा। पहली चीज तो यह है कि मतदाता खुद जागरूक है जी। मतदाता की जब चुनाव आए हैं, 5 साल में एक बार आए हैं, और यदि वो सुप्त अवस्था में रहता है तो इसकी जिम्मेदार राजनीतिक पार्टियां नहीं है, इसका जिम्मेदार स्वयं मतदाता है। क्योंकि ये जो मतलब उनके लिए मिला है कि सैकड़ों साल की गुलामी, हजारों साल की गुलामी के बाद में उन्हें आपको मनपसंद राजनेता चुनने का एक अवसर प्रदान किया है, उसकी नीतियाँ चुनने का अवसर प्रदान किया है। आज़ादी के बाद ये एक बड़ा परिवर्तन आया है। पहले जब आया तब मतदाता इतना जागरूक नहीं था, मीडिया की इतनी वो आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इस समय जो बात आ रही है, उस समय कुछ क्या है कि कुछ राजनीतिक दलों का अति आत्मविश्वास भी है और कुछ लोगों का कम विश्वास भी है। जैसे एक कहावत है कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। तो ये जो चुनाव हो रहा है, इसमें एक तरफ एक विपक्ष का दल है जो सिर्फ ये रास्ता देख रहा है कि बिल्ली के भाग से चीका टूट जाए तो हमारे वो हो जाए। देखिए कि जो इंडिया गठबंधन है वो किस ढंग से चुनाव लड़ रहा है, एक हास्यास्पद बात है। क्योंकि जो 6 राज्य हैं, 6 राज्य में 113 सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस अपने इंडिया गठबंधन के दलों से संघर्ष कर रहा है। केरल में वो 20 सीटों पर लेफ्ट से संघर्ष कर रहा है, जहां पर कि उसका जो मुकाबला है वो भाजपा से तो है लेकिन लेफ्ट से है, जो उसके इंडिया गठबंधन दल का सहयोगी है, जिसमें कि आपका आरएसपी, आपका वामपंथी सीपीआईएम, सीपीआई ये शामिल हैं। टीएमसी का उसका बंगाल में मुकाबला है, वहाँ मार्क्सवादी पार्टी के साथ है। दिल्ली में वो आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही है, पंजाब में वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। ये जो गठबंधन हुआ है श्रीवास्तव जी, ये जो गठबंधन हुआ है कि वास्तव में साथ में लड़ने के लिए हुआ है या एक दूसरे से लड़ने के लिए हुआ है? नहीं, वो क्या है कि उनको रास्ता ये देखने का, जब वो चुनाव के पहले लड़ रहे हैं तो बाद की स्थिति क्या होगी, ये बात है। सही कहा कि जब वो चुनाव के पहले लड़ रहे हैं तो बाद में ये गठबंधन कायम रहेगा या नहीं रहेगा, ये गारंटी थोड़ी है। देखो श्रीवास्तव जी, ठीक कहा आपने। यहाँ पर जिस तरह से गठबंधन को लेकर, क्योंकि आप बात बता रहे हैं कि पहले अगर चुनाव के पहले ये स्थिति है तो बाद
की स्थिति तो फिर देखने लायक होगी और जनता किस पर भरोसा करेगी अगर गठबंधन की ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी। हमारे साथ नीरज तिवारी जी भी मौजूद है। नीरज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से अभी सूरज जी ने सवाल किया कि पहले चरण की रीति नीति कुछ और थी, दूसरे चरण की जो रीति नीति है वो कुछ और है, और दूसरे चरण की जो रणनीति है इसमें चिंतन भी रहा, मंथन भी रहा, क्योंकि पहले फेज के बाद बीजेपी और जो विपक्षी दल है दोनों का ही चिंताएं जो थी वो बढ़ गई थी। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट मैं आपसे जानना चाहूंगी। जैसे श्रीवास्तव जी अभी बता रहे थे रणनीति को लेकर, आप किस तरह से इसको देखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका इंपैक्ट जनता के मन पर क्या पड़ने वाला है? नीरज जी। तो सभी देश न्यूज के दर्शकों को नमस्कार। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि आज हम पिछले दौर पे थोड़े से समय की चर्चा करते हैं। भारत आज़ाद होने के बाद थोड़ा सा जिक्र किया था, भारत आज़ाद होने के बाद सभी पार्टियां राष्ट्रहित के बारे में सोच रही हैं। अभी भी राष्ट्रहित की चर्चा हो रही है। क्या सभी दल मिल करके कभी ये तय कर पाए कि राष्ट्र निर्माण में हम लोगों की क्या भूमिका है? यदि एक दल कुछ निर्णय लेता है तो दूसरा दल उसके विपक्ष में खड़ा हो जाएगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पहले के दौर में कांग्रेस ऐसे 5 ऐसे मुद्दे बता दें कि जिससे मिल करके दोनों पार्टियां निर्णय ली। अब बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने क्या किया कि पहले बोला कि रेवड़ी रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी जो चर्चा हुई है, रेवड़ी शब्द बड़े चर्चा में आया था एक बार, और फ्री की रेवड़ी जब वो चर्चा कर रहे थे इनके लिए बड़ी दिक्कत की बात थी। अब वो फ्री की चीजें लाके खड़ा कर दी है सामने। क्या इस पर चिंता करने का विषय नहीं है? ये फ्रीबीज का सिस्टम जो है 1982 से हाँ, साउथ से शुरू हुआ था, 2 किलो चावल देने से। एक बात और हमारे सामने निकल के आती है कि जब कांग्रेस ने अच्छा कार्य किया तो जनता ने सराहा। जैसे 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो पूरे देश के जनता ने उनको सराहा। जब 71 में बांग्लादेश और पाकिस्तान को अलग किया भारत ने तो लोगों को सराहा, लेकिन उसके बाद जब इमरजेंसी ला दिया तो क्या लोगों ने उनको रखा अपने सामने? ठीक है, हर राजनीतिक दल की अपनी नीतियां रही हैं। कहीं कुछ नीतियों पर जनता साथ रही और कहीं किसी नीति पर जनता ने विरोधी प्रकट किया है। हालांकि जिस तरह से राजनीतिक दल एक दूसरे का विरोध करते हैं, जनता भी उनका विरोध करने के लिए सक्षम होती है और उस विरोध को कहीं ना कहीं अपने मताधिकार के माध्यम से प्रदर्शित भी करती है। शैलेंद्र मिश्रा जी, आपके पास आना चाहूंगा कि आज हम बात कर रहे हैं 2024 के चुनाव की। 18वीं लोकसभा चुनी जानी है, 18वीं लोकसभा के सदस्य चुने जाने हैं, जहां एक तरफ बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से या फिर एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर, उनकी गारंटी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। विपक्ष की ओर से कहा गया, जब पूछा गया कि कौन है चेहरा, क्या आपकी रणनीति है, क्या आपकी नीति है, मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि हम चुनाव के बाद तय करेंगे। क्या चुनाव से पहले तय कर लेते? यदि विपक्ष के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा या इंडिया अलायंस के द्वारा ये तय ना कर पाना क्या जाहिर करता है? जी निश्चित ही सूरज जी, देखिए बहुत सारे दलों को जोड़कर इंडिया इस वक्त चुनाव लड़ रहा है। एनडीए में भी दल हैं, लेकिन जो इंडिया के जो दल हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में बहुत मजबूत पकड़ रखते हैं और उसमें दावेदार भी हैं। अगर नीतीश जी को हटा दिया जाए तो ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, ये बड़े दावेदार हैं, अखिलेश यादव। लेकिन अभी जो मुख्य बात है, जिस प्रकार से आपने मोदी की गारंटी की बात कही, वो भारतीय जनता पार्टी ने जो स्पष्ट संदेश दिया है इस लोकसभा चुनाव में कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी गारंटी पे ही लड़ रहे हैं। और निश्चित ही, हालांकि ये संसदीय दल निर्णय लेता है आगे चल के, लेकिन एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि नरेंद्र मोदी ही उनके अगले प्रधानमंत्री होंगे अगर एनडीए को बहुमत प्राप्त होता है तो। अब क्योंकि इंडिया गठबंधन की जो हम बात कर रहे हैं, तो देखिए निश्चित ही जिस प्रकार का भी सिनेरियो पूरे देश के अंदर है, उसमें कहीं ना कहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से काफ़ी आगे चल रही है। 2014 के चुनाव की परिस्थितियां अलग थी, 2019 के चुनाव की परिस्थितियां अलग थी, और जैसा कि हम सब समझ पा रहे हैं 2024 के चुनाव की भी परिस्थितियां अलग हैं। उसको नज़रअंदाज करना कहीं ना कहीं हम विश्लेषकों के लिए ठीक नहीं होगा। जिस प्रकार से आज मतदान का प्रतिशत हम देख रहे हैं पूरे देश भर में, जहाँ जहाँ मतदान हो रहा है, खासकर मध्य प्रदेश में, ये चिंता की बात है कि आज के समय में 2024 में जब इतनी ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध हैं नागरिकों को और लगातार इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है, जागरूकता को लेकर कोई कमी नहीं छोड़ रहा है, सोशल एक्टिविटीज़ से जुड़े लोग भी जो हैं वो भी आगे आए हैं। और आज हम तापमान की बात करें तो अमूमन पूरे मध्य प्रदेश में गर्मी से कुछ हद तक हवाओं ने राहत भी दी है। अब आप गौर करिए कि उसके बावजूद
जो मतदाता है जी। वो मतदान करने क्यों नहीं जा रहा है। ये जो निराशा है ये प्रत्याशियों को लेके निराशा है। ये नरेंद्र मोदी के चेहरे से तो देश के लोग खुश हैं, हाँ। राहुल गांधी के चेहरे से देश के लोग खुश हैं, एक अगर अपन डिवाइड करें वोट्स को। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें, क्योंकि हम राजधानी भोपाल से आप इस विषय को उठा रहे हैं, मध्य प्रदेश में जिन चेहरों को मौका दिया गया, क्या उनसे खासकर सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता और मतदाता खुश नहीं है क्या? नहीं, क्या केवल मोदी की गारंटी पे ही लोग जीतेंगे? लेकिन शैलेंद्र जी, सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस की तो अपने अपने प्रत्याशी अपने दम पे चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशियों का जिक्र ही नहीं है, केवल मोदी और मोदी का जिक्र है। मैं वहीं आ रहा हूँ जी। तो मोदी के चेहरे पे तो आप जो प्रत्याशी दे रहे हैं, हाँ। उसकी गारंटी कौन लेगा? हाँ। मोदी जी ही लेंगे क्या? हाँ। लेकिन उनको तो पब्लिक के बीच में जाना पड़ेगा ना भैया, लाखों लोगों के बीच में। आप भले 3 बार 5 बार के सांसद जो सदस्य रहे हैं, उनको भले टिकट दे रहे हो, आप उनकी लोकप्रियता ही नहीं है। आप उनके क्षेत्र में मतदान की स्थिति देखिए। हाँ। होशंगाबाद नर्मदापुरम में एक नए व्यक्ति को मौका दिया भारतीय जनता पार्टी ने, वहां मतदान की स्थिति दूसरे जिलों के मुकाबले बेहतर है। हाँ। लेकिन वो स्थिति रीवा सतना में क्यों नहीं है? आज खुद प्रदेश अध्यक्ष जी को नाराज होना पड़ा भाजपा के, हाँ। कि उनके खजुराहो में जो मतदान देरी से शुरू हुआ, हाँ। चुनाव आयोग पर भी उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं बाहर आई। तो ठीक है। ये लोकप्रियता की जो बात आ जाती है, जी। इसमें राजनीतिक दलों को भी ध्यान रखना होगा कि हम जिन लोगों को मौका दे रहे हैं वो भले जीत रहे हैं, वो पार्टी सिंबल पे जीत रहे हैं, हाँ। लेकिन उनका खुद का होमवर्क कैसा है उनके क्षेत्र में। लोकसभा का आप सदस्य जो बनता है, हाँ। केंद्र की सरकार के साथ वो भागीदारी निभाता है, हाँ। राज्य की सरकार के और केंद्र के बीच में सेतु का काम सांसद सदस्य करता है। जी। क्या केवल जो योजनाएं ऊपर से आएंगी और जिनका इम्प्लीमेंट मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री और सरकार कर रहे हैं, हाँ। आप केवल वहाँ फीता काटने तक सीमित हो, हाँ। पत्थर पे आपका नाम लिखा जाए वहां तक सीमित हो? हाँ। ये गौर करने वाली बात है। आप जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं, जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं और सदन में उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। जी। बिल्कुल सूरज जी, ठीक। और एक बात और शैलेंद्र जी, जिस बोलूंगा तरह से दर्शक आपने बताया कि जो इलेक्शन कमीशन उसकी तरफ से जागरूकता कहीं ना कहीं लेकर आई जा रही है, लेकिन पहले चरण के जो मतदान है उसमें हमें कहीं जागरूकता दिखाई नहीं दी। अब गर्मी का असर इसको कह लें, शादी का सीजन कह लें, या फिर प्रत्याशियों के प्रति उदासीनता इसे कह लें। प्रकाश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बहुत अच्छी बात बोली सूरज जी। ये विवाह समारोह का समय है। हाँ। सनातन धर्म में हाँ। इस वक्त हिंदुओं में खासकर जी। विवाह का समय है। ये हाँ। अच्छी बात आपने बोली, मैं स्लिप कर गया था। जी। अभी 2 दिन पहले हमारे एक संवाददाता भी हमसे बात कर रहे थे। हाँ। तो उन्होंने भी हमसे ये प्रश्न किया था कि सर, इलेक्शन कमीशन को यहाँ भी ध्यान देना था। हाँ। कि शादियों का सीजन है। हाँ। और खासकर हम जिन क्षेत्रों में पोलिंग होगी, हाँ। वहाँ का क्या है। तो ये जिले वाइज जो था या जी। प्रदेश वाइज, जी। ये इलेक्शन कमीशन मुझे लगता है ये वाला पॉइंट मिस कर गया। बिल्कुल। ठीक उनको है, यहाँ ध्यान लेकिन रखना शैलेंद्र जी, चाहिए कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन जब भी ये चुनाव की तारीखों का ऐलान करता है, सारी चीजों को देखने के बाद ही करता है। हाँ। क्योंकि लगभग इसी समय पर चुनाव जो है वो हर समय पर होते नहीं हैं। ऋषिका शैलेंद्र जी, जी, त्योहारों को और शासकीय छुट्टियों का ध्यान रखते हैं। हाँ। ये जो लेकिन अब विवाह शादी समारोह सीजन वाला में है, क्या ये शादी है? नहीं रखते हैं। मुहूर्तों का ध्यान नहीं रखते। ठीक है शैलेंद्र जी। प्रकाश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब मतदान में जो कमी पहले चरण में आई, इसकी भरपाई क्या दूसरे चरण में हो पाएगी? क्योंकि जागरूकता जिस तरह से अभी शैलेंद्र जी बता रहे थे कि जागरूकता तो काफी फैलाई गई, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं मतदाताओं में जो उदासीनता है, उनका ये सोचना है कि कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है वो एक तरफा चुनाव हो गया है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है। अब जैसे सूरज जी ने पहले कहा था कि बीजेपी तो सिर्फ मोदी चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ रही है, विपक्ष की अगर मैं बात करूं तो विपक्ष के पास ऐसा कौन सा चेहरा है जिसके दम पर वो चुनाव लड़ रहे हैं? प्रकाश जी। पिछली बार भी चर्चा हुई थी। मैंने कहा था कि मतदाताओं में घोर निराशा है। बिल्कुल। ये CSDS के लोक नीति के सर्वे में भी स्पष्ट हो चुका है। युवा वर्ग में निराशा है। जो फर्स्ट टाइम वोटर है, मात्र 38% लोगों ने अपना नाम जुड़वाया मतदाता सूची में। करीब 47% को तो किसी दल से कोई उम्मीद नहीं बची है। बिल्कुल। तो अब ये निराशा ये 2-4 दिन के प्रचार से खत्म नहीं होने वाली है। ये लंबे समय, जो 10 साल का शासनकाल है, उससे उपजी निराशा है। इक्वल, आप विपक्ष की बात कर रही हैं, मैंने पहले भी कहा था, इक्वल लेवल फील्ड है ही नहीं कहीं से भी। ना इलेक्शन कमीशन के मामले में आप देखिए, नोटिस देने के बाद भी आज प्रधानमंत्री जी की भाषा वही थी, कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ। और ये पहली बार हुआ। पहले जिसके बयान विवादास्पद होते थे उनके नाम से नोटिस जाता था। जी। इस बार आप देखिए, दोनों पार्टियों को पार्टी के अध्यक्षों को नोटिस दिया गया। तो इक्वल फील्ड लेवल है ही नहीं, ना प्रचार में, ना संसाधनों में, और संस्थाओं के मामले में भी आप इसको देख सकते हैं। जी। तो मतदाता निराश है। अब परिस्थितियां अपन देखें, जी।
आप ये जो आर्थिक सर्वेक्षण आया था उसमें मुद्दे क्या थे, हाँ जिन चीजों को चर्चा से हटा दिया गया मीडिया द्वारा, कि बिल्कुल 27% लोग बेरोजगारी से नाराज हैं, हाँ 23% लोग आपकी महंगाई से परेशान हैं। ये दोनों मिला के एक अच्छा खासा रेशो हो जाता। ठीक धर्म है। पीछे चला गया था, हाँ। लेकिन पहले दौर में जो वोटिंग हुई है उसमें धर्म आ उससे गया था। भाजपा को हाँ। अपने कदम पीछे खींचना पड़े। उनका हाँ। जो इजी फील्ड है खेलने का, जी। वो उस पे आगे, और लगातार वो हिंदू मुस्लिम मंगलसूत्र, ये इन जी। विवादों पे जी। वो अपने मतदाताओं को जो उदासीन हो रहे हैं, जो हाँ। उस विचारधारा के जी। हैं, उनको निकालने का प्रयास है। कुछ परसेंट वो सफल हुए होंगे, हाँ। पर बहुत ज्यादा जो दूसरे दौर में दिखाई नहीं देता है। तो अगर आपने सही कहा कि जी, लेकिन जिस तरह से आपने सूरज जी प्रकाश जी ने बोला कि मीडिया द्वारा कुछ मुद्दे जो हैं भ्रष्टाचार और महंगाई को लेकर वो हटाए गए हैं, देखिए मुद्दे तो लगातार हम दिखा रहे हैं, बराबर। लेकिन नहीं, अब जो आप अकेले दूसरे नहीं चरण ले रहे हैं, की आपने वो क्यों ले रहे हैं? नहीं, हम अपने तो नहीं ले रहे हैं, हम आपको जी, जी, ये जी। बता रहे हैं हाँ। कि जब देश के प्रधानमंत्री ही इन मुद्दों से हट के दूसरी चीजों पे आ जाएंगे तो हमें तो वो भी प्रमुखता से दिखाना ही बराबर। पड़ेगा। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप जी। समझिए। ठीक है। देखिए, मैं बताऊं, इलेक्ट्रल बॉन्ड इशू जो था, जी। उसमें भी ये वो क्विड को प्रो का बात हुई थी कि लेन देन हुआ जी, है, जी, जो जी। इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे गए। जी। आप देखिए, हाँ। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने विज्ञापनों को लेकर भी, शासकीय विज्ञापनों को लेकर भी ये सवाल उठाया था। हाँ, कहा था। यहाँ भी हाँ क्विड को प्रो है। जी। और ये सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे रंजन गोगोई जी, हाँ। उन्होंने इसको लेकर गाइडलाइन तय की थी। हाँ। उन सबका उल्लंघन हो रहा है। हाँ। इसलिए मैं मीडिया पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, नहीं, सिर्फ नहीं, प्रेशर की बिल्कुल। बात कर रहा हूँ। हाँ। और ठीक है। मेन आज मीडिया दो भागों में बटा हुआ जी, है। हाँ। एक मेन स्ट्रीम मीडिया है, हाँ। और एक जो मेन स्ट्रीम मीडिया में जिनको टिकने नहीं दिया गया, वो अपने YouTube चैनल्स के द्वारा जी। छाए हैं। ठीक तो है। आप यदि दोनों को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक ही देश में हम दो विचारधाराएं, अलग अलग दो चैनल देख रहे हैं। बिल्कुल, वो यहाँ- कुछ कह रहे हैं और ये कुछ जी। कह रहे हैं, तो मतदाता भ्रमित है उससे। हाँ, है वो चीज, जैसा कि प्रकाश जी आपने कहा कि वो चीजें जो आर्थिक सर्वेक्षण में की जो रिपोर्ट में जो चीजें आई थी, उन चीजों को भी हवा दी जानी थी ठीक उस तरह से जिस तरह से मंगलसूत्र को दी गई, जिस तरह से कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में बजरंगबली को हवा दी गई। लेकिन वो चीजें चूंकि जनता से जुड़ी हुई हैं, जी एक चीज और बोलूंगा कि जी। पहले का जो मीडिया होता था, हाँ। ये जो अपने फील्ड से बाहर खेल रहे हैं, जो आचार संहिता को उल्लंघन करते हुए जो नेता, जी। उसमें सबको घेरते थे, प्रधानमंत्री हो चाहे सामान्य व्यक्ति। बिल्कुल, हुआ। आज वो घेराबंदी दिखाई नहीं देती। हाँ। तो आज कहीं ना कहीं वो अपने पोजीशन से हिला हुआ दिखता जी, है। बिल्कुल आपने सही कहा वो चीज। और कल्पना जी आपके पास आना चाहूंगा। अब यहाँ बात हुई बयानों को लेकर, यहाँ बात हुई भाषणबाजी को लेकर। भाषणबाजी पर चुनाव आयोग ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। एक नोटिस, जैसा कि प्रकाश जी ने भी कहा कि एक नोटिस कांग्रेस अध्यक्ष को भेजा गया और एक नोटिस बीजेपी अध्यक्ष को भेजा गया। बात हुई कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध उनके भाषण पर शिकायत हुई कि उन्होंने कहा कि यदि हमारी सरकार आएगी तो एक झटके में गरीबी दूर कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में भाषण दिया कि इनके प्रॉपर्टी सर्वे में जो उल्लेख किया है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में उल्लेख है प्रॉपर्टी सर्वे का, और प्रॉपर्टी सर्वे कराया तो आपके घर से महिलाओं के मंगलसूत्र छीनकर ले जाएगी कांग्रेस सरकार। इन दोनों भाषणों पर संज्ञान लिया गया, शिकायतें हुई। एक में भारतीय जनता पार्टी ने शिकायत की, एक में कांग्रेस ने शिकायत की। कहा कि ये दोनों भाषण नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने संज्ञान लेकर दोनों को नोटिस भेजा। क्या वो नोटिस चुनाव आयोग की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए था, या फिर वास्तव में एक बार फिर टीएन शेषन की याद आएगी हमें? नहीं सूरज, समय बीत गया जब ऐसे मामलों में सुनवाई होती थी और पार्टियां बचती थी कोई भी इस तरह के बयान देने से। जी। आज देखिए, इलेक्शन जब से स्टार्ट हुआ है या इससे पहले भी जितने भी इलेक्शन हुए हैं, हाँ। कहीं ना कहीं बयानबाजियों की जिस तरह से बयार बहती है, चाहे महिलाओं को लेकर टिप्पणी की जाए या अन्य सारी चीज़ें, वो कहीं ना कहीं देखा जाए बहुत नीचे स्तर तक गिर जाने वाली बात होती है। लेकिन उसको लेकर के आप और हम उदासीन एक रवैया रखते हैं। उसको लेकर चुनाव आयोग एक तरह से देखा जाए वो शायद झंडे बैनर किस गाड़ी पे कितने लगे हैं उसका ही जांच करते रह जाता है, उससे ज़्यादा वो काम ही नहीं कर पाता। लेकिन सबसे बड़ी बात जिस पर अभी चर्चा हो रही थी कि इलेक्शन, देखिए आप वोट परसेंट अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आपके बिहार, इन राज्यों में जिस तरह से घट रहा है और बाकी अगर राज्यों की बात करूं जिस तरह से वहां पे बढ़ रहा है, तो ये काफ़ी हद तक एक चिंता का विषय है। जब हमने पत्रकारिता शुरू की उस समय फील गुड का एक फैक्टर चला था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। आज की कंडीशन और उस कंडीशन में मुझे बहुत ज़्यादा अंतर नज़र नहीं आता।
कहीं ना कहीं भारतीय जो भारत का बीजेपी का जो कोर वोटर है वो कहीं ना कहीं एक माइंड सेट करके बैठा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, तो वो शायद इसलिए नहीं निकल रहा। कांग्रेस का जो वोटर है वो कहीं ना कहीं ये सोच के नहीं जा रहा है कि स्थितियां जो भी हैं, लेकिन इन सब के बीच हम शायद उन वोटरों की बात करना भूल जाते हैं जिसमें मध्यम वर्गीय आता है, जिसमें वो वोटर आता है जो काफी हद तक अपने आप को छला सा महसूस करता है, जिसको लेकर के चाहे आप हमारी बात कर लीजिए या फिर किसी भी राजनीतिक पार्टियों की बात कर लें, कोई भी उस विषय में बात करने को तैयार नहीं। ना उनकी आर्थिक स्थिति को लेकर बात की जा रही है, ना महंगाई को लेकर, ना बेरोजगारी को लेकर। हमेशा उन सारे विषयों को गौण कर दिया जाता है जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, और इसमें राजनीतिक पार्टियों से ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका आपकी और हमारी है। हमको ये बात समझनी होगी। और सबसे बड़ी बात, अगर वोटर घर से बाहर नहीं निकल रहा है तो चुनाव आयोग ने इस बार ऐसा क्या किया, प्रचार प्रसार में कहाँ कमी रही, किस तरह से वो घर नहीं पहुंच पाई। राजनीतिक पार्टियों का जो बूथ प्रभारी से लेकर पन्ना प्रभारी तक था, जिसका काम सिर्फ ये था कि वो घर से वोटर को निकालकर पोलिंग बूथ पर लेके आए, वो नहीं ला पाया। तो ये सारा विषय चिंता का विषय है, क्योंकि अगर वोटर बाहर नहीं आएगा तो आप सोचिए निष्पक्ष एक जो सरकार, जो एक बहुमत से सरकार बनती है, जिसकी आपको और हमारी 5 साल जिसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, वो कहीं ना कहीं देखा जाए वो संशय के घेरे में आती है। तो बहुत आवश्यक है हर एक उस व्यक्ति का वोट जो महत्वपूर्ण है उनको बाहर निकलना, और उसके लिए आपको और हम सबको अपील करनी ही होगी। बिल्कुल ठीक कहा कल्पना जी आपने। उन वोटर्स को, क्योंकि हम भूल जाते हैं, जो खुद को छला हुआ सा महसूस करता है। हमने पिछले दिनों भी इस पर चर्चा की थी कि मतदाताओं में किस बात को लेकर उदासीनता है। मनीष, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मतदाताओं में उदासीनता तो है ही, जैसे प्रकाश जी ने अभी कहा था कि मतदाताओं में घोर निराशा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो कुछ समय पहले जब हम चर्चा कर रहे थे तो एक बात ये भी निकलकर सामने आई कि विधायक जो है, जो मंत्री जो है, वो जनता से सीधा कनेक्ट करते हैं, जनता से मिलते हैं जाकर, लेकिन सांसदीय के चुनाव में ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं मतदाता जो है वो अपने आप को पीछे खींच लेता है। उसका एक माइंडसेट रहता है कि कहीं ना कहीं जो चुनाव है, अब इस बार का चुनाव तो हम देख ही रहे हैं, एक तरफा चुनाव जिस तरह से नजर आ रहा है, किस तरह से देखते हैं इसको? सबसे पहले बता दूं कि जो मतदाता हैं और जो मतदान बड़े हुए हैं, तो उसमें तो हमें देख लिया कि 102 सीटों पे कितने मतदान कम हुए जो 2019 की तुलना की जाए। तो इसलिए कहीं ना कहीं से देखिए, जो भी हमारा सबसे बड़ा जो पूर्वोत्तर राज्य की हम बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने ये बताया कि चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो, तो उसमें क्या है कि बहुत बड़ी संख्या में वही कहीं ना कहीं से उत्तर प्रदेश ही तय करता है देश के प्रधानमंत्री को। और सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है जो वहाँ की सीटें हैं, और लेकिन जो पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री की जो मोदी जी की जो सरकार रही है, उसमें जो उनके 14 में फिर से दोहराना चाहता हूँ, इससे पहले बात कर चुका हूँ मैं कि 2014 में जो उनका मैनिफेस्टो आया था, जिसमें पूर्ण बहुमत के साथ वो आए थे, उनका मैनिफेस्टो में था कि 2 करोड़ नौकरी, जो 2014 में मुद्दा ही परिवर्तन को लेकर था। उसकी बात फिर 19 में फिर ये बात निकल के आई, लेकिन अभी जो है कि अब मोदी की गारंटी, तो समय समय पे वो चीजें बदलती नजर आ रही हैं। तो इससे कहीं ना कहीं मतदाता अभी भ्रमित नजर आ रहा है, क्योंकि पहले मुद्दा कुछ और था, 19 में मुद्दा कुछ और आया, और 24 में कहीं ना कहीं धर्म का एक मुद्दे के लेकर बात की जा रही है। वो मुद्दे पे बात नहीं हो रही जिस मुद्दे पे बात होनी चाहिए। जैसे कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, अभी सर्वे किया गया था कि हरियाणा का परसेंटेज क्या है इसमें नौकरी में, सबसे कम है, वहाँ की स्थिति बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की वही स्थिति बनी है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो एग्जाम हो रहे हैं उस पर लीक हो रहा है, उसका कुछ नहीं किया। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से एक ये भी नीति बन के सामने आ रही है कि जो भी बीजेपी शासित राज्य हैं उसमें ये चीजें देखने को आ रही हैं। उसके बाद अगर उसके अंगेश में मैं कांग्रेस की बात करूं तो पिछले 10 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं, तो उसके पास एक बहुत बड़ा मुद्दा इन सब को लेकर तैयार हो गया है कि नहीं, देखिए उनके पास रोजगार उन्होंने नहीं दिया, और चीजें उनके पास सिर्फ कुल मिला के नए मैनिफेस्टो के नाम पे कुछ नहीं, सिर्फ एक ही चीज बची है, वो है सिर्फ धर्म की राजनीति। लेकिन हम आपको ये सारी चीजें देंगे, लेकिन ये क्या है इन दोनों में, क्योंकि 10 साल की ये सरकार इनकी देखने के बाद और उससे पहले कांग्रेस की सरकार देखने के बाद कहीं ना कहीं से जो मतदाता है वो इसमें थोड़ा सा भ्रमित हो गया है कि अब क्या। बिल्कुल मनीष ठीक कहा आपने सूरज जी, जिस तरह से मनीष जी बता रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का मैनिफेस्टो जो है वो लगातार राम मंदिर और आर्टिकल 370 को लेकर, इसके साथ ही 3 तलाक को लेकर, इन सब मुद्दों पर बात कर रहे हैं, लेकिन जो आम मुद्दे हैं उन पर कहीं बात नहीं की। बिल्कुल यही बात लेकर के अजय श्रीवास्तव जी आपके पास आना चाहूंगा कि मूल मुद्दों की बात रही, लेकिन एक चीज और देखिए, क्योंकि मुझे पता है कि आपने इससे पहले बहुत सारे चुनाव देखे हैं, लोकसभा के, विधानसभा के, नगरीय निकाय के, पंचायत तक के। हम जो देखा करते थे कि जो चुनाव का माहौल होता था, चुनाव एक त्योहार जैसा मनाया जाता था, गलियों में ढोल नगाड़े, प्रत्याशी के समर्थक जन जन तक पहुंचते थे, अपनी बातें रखते थे। कहीं हमने देखा है कि कोई प्रत्याशी किसी के घर कपड़े धो रहा है, कोई प्रत्याशी किसी के बच्चे को गोद में उठाए है, कोई किसी के जानवर, कोई किसी गाड़ी लेके जा रहा है। ये जो चुनाव है थोड़ा सा अलग दिख रहा है, क्योंकि अब वो जो जमीन से जुड़ने, मतदाता से जुड़ने वाला प्रत्याशी था, वो प्रत्याशी स्पष्ट कहीं नजर आ नहीं रहा इस चुनाव में।
सूरज जी, पहले तो ये समझिए कि हिंदुस्तान के जो चुनाव हैं हाँ। वो एक तरह से पूरे चुनाव नहीं हो पाए हैं। हाँ। मैं आपको एक बात बताऊं जी। कि जब नगर पालिका नगर निगम के चुनाव होते हैं हाँ। तब वो गाना बजता है स्पीकरों में कि मतलब राष्ट्रभक्ति के बजते हैं। हाँ। और जब लोकसभा का चुनाव होता है हाँ। तो लोग नाली के लिए अड़ जाते हैं। तो नाली के लिए अड़ने का चुनाव कौन सा है और राष्ट्र के लिए कौन सा है, हाँ। ये लोग नहीं समझ पाए हैं। जी। दूसरी बात यह है कि जो मतदाता है हाँ। उनके साथ में क्या होता है, देखिए धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म जी। का अर्थ होता है कर्तव्य। हाँ। यदि उस कर्तव्य की बात करें तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो मतदाता है उसका व्यवहार हो जाता है एक तरह से बाराती की तरह। हाँ। अरे भाई तुम बाराती थोड़ी हो। हाँ। मैं ये कहता हूँ कि 70 साल में यदि कोई मतदाता अपने वोट डालने नहीं जाता है 2 साल तक उसकी नागरिकता रद्द कर दी जाए। हाँ। जब चुनाव में सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य रहता है, हाँ। वो 3 दिन पहले से ड्यूटी करते हैं, हाँ। उनके प्रशिक्षण होते हैं, हाँ। तो मतदाताओं का वोट डालना कंपलसरी क्यों नहीं है? हाँ। यदि बिल्कुल कंपलसरी श्रीवास्तव नहीं जी, है, हम इस यदि पर पिछले दिनों भी चर्चा कर उनकी चुके हैं, क्योंकि नागरिकता मतदाता कहीं कहीं जो बाहर हम देश देखते हैं वहां पर तो मतदान करना जो है वो अनिवार्य है, और अगर 3 बार तक मतदान नहीं किया जाए तो उनका मताधिकार भी छीन लिया जाता है। और उनकी जो डायरेक्ट बेनिफिट की स्कीम है वो बंद कर दी जाए। सही है। और दूसरी चीज ये है कि जब हमको ये चुनाव जो है, ये चुनाव को लोग उस गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। हाँ। कहीं नौकरी पे आ रहे हैं, कहीं चाकरी पे आ रहे हैं, कहीं महंगाई पे आ रहे हैं। महंगाई पे वो आदमी बात कर रहा है जो 40,000 का मोबाइल लेके कर रहा है। हाँ। 40,000 बेरोजगारी की बात वो कर रहा है जिसके घर में 4 नौकर लगे हुए हैं। हाँ। तो आदमी क्या है कि कौन सा एक समुदाय है जो कि मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, वो नौकरी की बात कर रहा है। हाँ। तो ये चुनाव एक अलग है, एक धर्म का विषय है, लेकिन जी। जो मुद्दे उठा रहे हैं धर्म वाले हाँ। वो बेरोजगारी और महंगाई का उठा रहे हैं हाँ। और दूसरे पे चल रहे हैं। ठीक। तो प्रश्न इस बात का आ रहा है जी। कि ये जो लोकसभा चुनाव है इसमें जो 5 महत्वपूर्ण बात है, 4 महत्वपूर्ण बात मैंने एक दिन आपको पहले भी बताई थी जी। कि जो पहली बात है इस लोकसभा चुनाव में वो ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी का मजबूती का पक्ष है वो ये है कि उनका कट्टर हिंदुत्ववाद। नंबर दूसरा है उनका डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम। नंबर तीसरा है उनका ग्लोबल जी। इमेज। और नंबर चौथा है जो उनका वो है मजबूत संगठन और मजबूत आर्थिक स्थिति। हाँ। ये 4 बात से कोई बात व्यक्ति नहीं कर सकता। 5वीं बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो चुनाव में लोग समझ रहे हैं और इस पर भी लोगों का बहुत वोट जाएगा, जी। और जो यूथ का वोट जाएगा वो वोट इस बात पर जाएगा कि जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं, जैसे ईरान और इजराइल का युद्ध है, जी। ये कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं है, ये रुकने वाला नहीं है। हाँ। ये पूरे मानव जगत को खतरा है। और इस मानव जगत के खतरे में कोई राहुल गांधी जैसा आदमी नहीं आएगा जिससे कि मोहल्ले की बात नहीं मालूम है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय समझदारी और एक मतलब मजबूत नेतृत्व की जरूरत होती है। लोग उस महत्व को नहीं समझ रहे हैं। हाँ। लेकिन जब संकट में घिरता है कोई राष्ट्र जी। तो वो देख रहे हैं। यूक्रेन में एक मजाकिया व्यक्ति को उन्होंने चुनाव में कर दिया, आज यूक्रेन पूरा बर्बाद है। ठीक है। बिल्कुल। सिर्फ उसी व्यक्ति के कारण। बिल्कुल सही कहा आपने। ऋषिका, जैसे कि श्रीवास्तव जी ने कहा कि ये जो चुनाव है नालियों का चुनाव नहीं है। इस चुनाव में नाली की बात नहीं हुई कि हमारे क्षेत्र में नाली नहीं बनी तो हम चुनाव का बहिष्कार कर देंगे, हमारे यहाँ सड़क नहीं बनी तो बहिष्कार। ये जो चुनाव है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि का चुनाव है। बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी आपने। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को भी यहाँ पर देखना पड़ेगा, क्योंकि किन्हीं ऐसे हाथों में देश नहीं दिया जा सकता जिनको मोहल्ले की बात ही ना पता हो, जैसे श्रीवास्तव जी ने यहाँ पर कहा। नीरज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को देखकर मतदाताओं को जागरूक तो यहाँ पर होना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ मतदाताओं को जागरूक करने के लिए क्या अहम भूमिका सभी राजनीतिक दल की क्या बनती है? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं जागरूकता अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मतदाता है वो बिना खर्च का दान करने में भी दूरी यहाँ पर बना रहा है। तो किस तरह की जागरूकता की यहाँ पर आवश्यकता है और कमी आप कहाँ देखते हैं? कहाँ कमी इस बार चुनाव में रह गई है? उतना उत्साह क्योंकि इस बार के चुनाव में बिल्कुल भी नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आजकल चुनावी सभाओं में जुमलेबाजी होती है, जिस तरीके से बातें कही, जब भी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मेरी सरकार आएगी तो गरीबी में चुटकियों में खत्म कर दूंगा। सबसे ज्यादा तो सरकार आपकी थी ना। अभी तक गरीबी हटाओ का नारा तो कांग्रेस सरकार नहीं दिया था। अभी थोड़ी सी हम लोग सोचें, जरा 1 मिनट के लिए भी सोचें कि इन दोनों पार्टियों को यदि हम लेकर के तुलना करेंगे तो इन दोनों पार्टियों के कार्य करने की क्षमता दोनों की अलग अलग है। आप देखेंगे कांग्रेस अपनी नीतियां बनाने में बहुत एक्सपर्ट हुआ करती, तो उनकी नीतियां बहुत शानदार होती थी। उन्हीं नीतियों को, उन्हीं योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी ने अलग तरीके से मॉडिफाई करके जनता के बीच में लाई और जनता ने उसको एक्सेप्ट भी किया है। इसकी वजह से आज मोदी पूरे देश में हो रहा है। दूसरी तरफ यदि हम बात करें कि भारतीय जनता पार्टी की ब्रांडिंग बहुत जबरदस्त होती है।
और जिस ब्रांडिंग की वजह से एक ही चेहरा दिखता है। थोड़ी देर पहले ये चर्चा हुई थी, हमारे साथियों ने चर्चा किया था कि हर सीट पर मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। जी। ये बात बिल्कुल सही है कि हर सीट पे मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। संशोधन चाहूंगा, संशोधन ने मतलब मेरी अपेक्षा है कि जानना चाहता हूँ, आपने कहा ब्रांडिंग, भारतीय जनता पार्टी ने ब्रांडिंग अच्छी की है, वो ब्रांडिंग है मार्केटिंग है? नहीं, हम उसको ऐसा नहीं कुछ कह सकते हैं जी। क्योंकि ब्रांडिंग शब्द बहुत चलन में था, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। मैं एक पॉइंट पे बात करना चाहता हूं कि एक समय हुआ करता था कि भारत को राष्ट्र निर्माण, जो शुरू में हमने चर्चा किया था कि राष्ट्र निर्माण की बात होती थी, सदन में बैठ करके यदि राष्ट्र हित में कोई निर्णय हुआ करता था तो सब मिल करके उस पर सहमति जताते थे। साथियों को सबको पता होगा कि एक समय ऐसा था कि जंबो कैबिनेट हुआ करता था, जिसकी मर्जी उसको कैबिनेट में बना दिया, मंत्री बना दिया गया। सब लोगों ने मिल करके इसको 15% पे लाया। सब लोग बहुत खुश हैं कि चलो ठीक है, हम मंत्री वही बनेंगे, पूरी सीटों का 15% हिस्से का बनेगा। तो बात अपने सामने ये आती है कि हम सभी लोगों को मिल करके राष्ट्र हित में जिस दिन हम सोचना शुरू कर देंगे, उस दिन जनता घर से निकल के बूथ पे आना शुरू कर देगी। अभी तक राष्ट्र हित केवल दिखावे के लिए सामने दिखाई देता है, जो कि आज की डिजिटल दुनिया में हर जनता जानता है, हर व्यक्ति जान रहा है कि क्या हमारे साथ हो रहा है। मतलब जनता निकलेगी तब। और एक हमारे साथी ने चर्चा की थी, मैं एक मिनट का और समय लूंगा। तो साथी ने चर्चा की थी बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी जो है अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे हमारे देश में भ्रष्टाचार के मुद्दे अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहले कुछ होता था भ्रष्टाचार ऐसा है तो भ्रष्टाचार वैसा है। आज एक मुद्दा आ गया बेरोजगारी। एक्चुअल में बेरोजगारी इस देश में न पहले थी न आज है, और पहले भी थी और आज भी है। इस चीज का जिस दिन स्पष्टीकरण हो जाएगा उस दिन देश में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि जब तक सत्ता हासिल करने की चाह छोड़कर विकास के मुद्दे पर बात नहीं की जाएगी, तब तक जो मतदाता है वो घर से बाहर नहीं निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात लेकर के मैं शैलेंद्र मिश्र जी आपके पास आना चाहूंगा। दो बातें, पहला, कांग्रेस के न्याय पत्र, उनके जो घोषणा पत्र में है प्रॉपर्टी सर्वे का जिक्र होना, कर्नाटक में मुसलमानों को ओबीसी में शामिल करके आरक्षण का लाभ देना, क्या ये कांग्रेस के लिए हिट विकेट या सेल्फ गोल जैसी सिचुएशन क्रिएट की है इस चुनाव में इन दोनों बातों ने? सूरज जी बताइए, ओबीसी में शामिल करना मुस्लिम्स को, इसमें गलत क्या है? क्या दूसरे स्टेट्स में ओबीसी में नहीं है क्या मुस्लिम्स? है ना? है। तो देखिए, ये अलग अलग क्षेत्र का जो परिस्थितियां होती हैं उसके अनुसार वहाँ की जो सरकारें होती हैं वो निर्णय लेती हैं। जिस प्रकार से हर 100 किलोमीटर पे भोजन की व्यवस्था बदल जाती है, बोलचाल की व्यवस्था बदल जाती है, ऐसी अलग अलग प्रदेश की अलग अलग भाषाएं हैं और वहाँ की अलग अलग स्थितियां हैं। ठीक है, कुछ 1% हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए भी कई बार ऐसे निर्णय लेते हैं जिसमें कुछ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचारित किया और प्रस्तुत किया, क्या वो कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल था? आगे आ रहा हूँ, हर प्रश्न का जवाब है जी। देखिए, मैंने पूर्व में भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रह के इतना अच्छा विपक्ष में उसको मुद्दों को भुनाना आने लगा था कि सत्ता में आने के बाद उन्होंने विपक्षियों को विपक्ष की भूमिका में रहने का मौका ही नहीं दिया। आज स्थिति ये है कि मुद्दे भी जो हैं वो सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, जवाब भी सरकार की तरफ से या राजनीतिक दल की तरफ से ही दिए जा रहे हैं। कांग्रेस का मैं इसे दुर्भाग्य कहूंगा कि उनके जो संगठन में जिस प्रकार से दुर्बलता का शब्द उपयोग कर रहा हूं, जो कि नहीं करना चाहिए, जो दुर्बलता आई है उसका कारण है कि उनका संगठन आज दिशा विहीन हो चुका है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है वो लगातार इसका लाभ ले रहा है। अभी देखिए, हम मध्य प्रदेश की उदाहरण दें तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद जो कांग्रेस का कुनबा जो लगातार टूटा है, वो कहने में बड़ा आसान होता है कि अरे भैया जिनको जाना था चले गए, जिनका मतलब था, जिनके स्वार्थ होंगे वो चले गए, ये बहुत आसान होता है बोलना। लेकिन आप संगठन के दृष्टिकोण से देखिए, जो संगठन के जो नेता हैं, जो चुनाव नहीं लड़ते, लगातार 20-20 वर्षों से संगठन में काम कर रहे हैं, मैंने कांग्रेस पार्टी को बहुत नजदीक से देखा, सभी ने देखा है, इसका जो नुकसान होता है वो वोटिंग वाले दिन होता है। आज जो मतदाताओं में निराशा है, जो ढोल नगाड़े की बात आ रही है, जो जागरूकता की बात आ रही है, जो प्रत्याशी होता था वो गली गली घूमता था, कोई माता बहन घर के बाहर बैठ के गेहूं साफ कर रही हो तो उसका गेहूं ले लेता था कि मैं साफ करूंगा, ये इस प्रकार से ब्रांडिंग की जाती थी। आज वो स्थिति समाप्त हो गई है। बारात का विषय आया था कि मतदाता बाराती हो गया है। मतदाता बाराती इसलिए हो गया है कि जो कैंडिडेट है वो दूल्हा हो गया है, उसको पता नहीं है कि बारात किस कोने से शुरू होगी, किस कोने पे खत्म होगी, बारात में डीजे बजेगा कि ढोल बजेगा। क्यों? क्योंकि जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने कैंडिडेट को दूल्हा बना दिया है। यही तो दुर्भाग्य का विषय है। जो प्रत्याशी होता है उसको इतना जागरूक होना चाहिए, उसे इतना मतदाताओं में
लोकप्रिय होना चाहिए कि उसकी पार्टी जो गाइडलाइन दे रही है वो तो अपनी जगह, हाँ। उसकी खुद की हैसियत क्या है। हम राजधानी भोपाल में यहाँ पे 2 बड़े प्रत्याशी लड़ रहे हैं, हाँ। एक भारतीय जनता पार्टी का लड़ रहा है, एक कांग्रेस का लड़ रहा है, हाँ। एक प्रत्याशी ऐसा है जिसकी ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी पकड़ है कांग्रेस पार्टी के, एक भाजपा के प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी शहरी क्षेत्र में अच्छी पकड़ है, वो महापौर भी रहे, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए भोपाल में कहीं आपको चुनाव नजर आ रहा है, राजधानी है। तो मैं इसमें मेरा जो सीधा कहने का मतलब ये है, एक बात और आई कि भैया आजकल जो है संपन्न लोग हैं वो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, जो असल लोग हैं वो बात नहीं कर रहे। यही पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। जो असली व्यक्ति है, जो मूलभूत परेशानियों में परेशान है, हाँ। जिसको शाम को अपने घर पे राशन लेके जाना है, हाँ। जिसको बच्चों की किताबें लेना है, बच्चों की किताबों का कवर लेना है, हाँ। बच्चों के लिए पेंसिल पेन लेना, स्कूल की फीस की व्यवस्था करना है, ड्रेस की व्यवस्था करना है, बस की फीस की व्यवस्था करना है, उसकी पत्नी कह रही है कि 1 महीना हो गया आप हमारे बच्चों को घुमाने नहीं ले गए, हाँ। तो वो आदमी रोड पे आके या मीडिया में आके अपनी बात चिल्लाएगा या अपनी व्यवस्था करेगा। यही जो खाई है, यही जो अंतर है ना सूरज जी, गरीब और अमीर के बीच का, हाँ। जिसको खत्म करने का प्रयास हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, हाँ। तो अभी इसमें बहुत वक्त लगेगा, हाँ। इसलिए जो राजनीतिक दल हैं मूलभूत विषयों से, सभी दल, कोई केवल भाजपा नहीं, हाँ, हाँ। सभी दल जो होते हैं बड़ी चालाकी से जो एक्चुअल समस्याएं वहां से डाइवर्ट करते हैं। ना तो माइंस में चोरी रुक रही है, हाँ। ना सैंड माफिया, ना माइनिंग माफिया कमजोर हुआ है, ना ही आप का जो तस्करी का माफिया है, मुझे मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए, वो कमजोर हुआ है। आप पुलिसिंग की स्थिति देखिए पूरे प्रदेशों में, तो जहां जहां पे 15 साल 20 साल से एक ही पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है, वहां पे कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही हावी है, हाँ। और इसी का नतीजा है, हाँ। कि जो स्टेट के चीफ सेक्रेटरी होते हैं वो भी मुख्यमंत्री को इतना ज्यादा सलाह देने लगते हैं कि बाद में फिर संगठन को बीच में आना पड़ता है और उनको वो कैंडिडेट बदलना पड़ता है। ठीक है शैलेंद्र जी, ठीक कहा आपने। और कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर जिस तरह से आपने कहा कि चुनाव राजधानी भोपाल में क्या दिख रहा है, हाँ। तो अब राजधानी भोपाल की क्या बात करें सर, कहीं भी चुनाव जो है वो दिख नहीं रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मान लिया है, बीजेपी ने ये मान लिया है कि हम जीत चुके हैं, हाँ। तो वो आराम से चुनाव लड़ रही है। विपक्ष ने ये मान लिया है कि बीजेपी ही आएगी, इसलिए वो आक्रामक होते नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन बोला कि बीजेपी आ रही है, विपक्ष ने सर जिस तरह से मध्य प्रदेश में जैसा कि जीतू पटवारी कह रहे हैं कि हम आधी सीटें जीत रहे हैं, भाजपा कह रही है हम पूरी सीटें जीत रहे हैं, तो वो पहले से आधी सीटों पर हार मान चुके हैं। जिस तरह से ये जो नारे लगे आ रहे हैं, अब वो मानो ना मानो, लेकिन हाँ। कहीं ना कहीं ये चीज तो है, इसलिए आक्रामक विपक्ष भी होता नजर नहीं आ रहा है। मैं ये कह रही थी, और क्योंकि समय की सीमा है, प्रकाश जी प्रतिक्रिया मैं आपसे चाहूंगी, इसी सवाल को आगे बढ़ाऊंगी। मुस्लिमों की जिस तरह से बात की जा रही थी, एम फैक्टर को अगर लेकर मैं बात करूं तो दूसरे चरण में एम फैक्टर का कितना प्रभाव देखने को मिला है, क्योंकि एम फैक्टर जो है, मुस्लिम वर्ड जो है वो इतना ज्यादा दूसरे चरण में भुनाया गया है कि इस पर बात करना जरूरी हो गया है। प्रकाश जी, मुस्लिमों में भी तो जाति होती है ना, हमारे यहाँ कहावत है ना कि जाति एक ही जाति नहीं, हाँ वो मुस्लिम बन जाए। आप देखे वो रिजवी जी हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया था, उनको हाँ। कोई रिश्तेदारी, कोई उनको पूछने वाला नहीं बचा, हाँ। आप पहले एक्सेप्टेंस तो लाओ, हाँ। ये कोई बाहर से मुसलमान नहीं आए हैं, हाँ। ये हमारे यहाँ विभिन्न परिस्थितियों में कन्वर्टेड मुस्लिम रहे हैं। वो जो हमलावर थे वो आकर चले गए या जो निपट गए, हाँ। ये बहुसंख्यक जो हो गए हैं, बहुसंख्यक मतलब देश की आबादी नहीं, हाँ। मतलब जो उनकी संख्या जो स्थिति में आई है, तो उनमें भी वो किसी जाति से गए थे, और वो यदि धर्म परिवर्तन करते हैं तो उनकी वापसी उसी जाति में होती, हाँ। तो जाति खत्म नहीं होती, उनमें भी बैकवर्डनेस है, हाँ। यदि वो है तो उस पर चिंतन होना चाहिए। मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ उस विषय का, पर होना चाहिए। मैं मुख्य बात जो अभी साथियों की बातें सुनी, हम एक विश्लेषक के तौर में है, तो हमारे बातों में चिंतन होना चाहिए, गंभीरता होना चाहिए, तथ्य होना चाहिए। हम उपहास नहीं बना सकते। तो यदि हम बेरोजगारी को उपहास के रूप में लें तो क्या मोदी जी उपहास उड़ा रहे थे 2014 में, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो मुख्य चीज है, हम जिस कांग्रेस को गाली बक रहे हैं, उन्होंने नारे का मतलब होता है कि आह्वान होता था हमें उस दिशा में बढ़ना है, गरीबी हटाने की दिशा में। मैंने पहले भी कहा है कि नेहरू जी जब देश आजाद हुआ था, कंगाल थे, खाने के लाले पड़े थे, तो उन्होंने प्रयास तो किया कि हम पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाए जिससे रेगुलर जॉब मिले। आज रेगुलर जॉब नहीं है, इकोनॉमी क्यों पिट रही है कि लोग पहले हम किस्तों पे हवाई जहाज खरीदने की क्षमता रखते थे, हाँ। क्योंकि हमें मालूम था इस तारीख को हम रेगुलर इनकम आएगी। आज श्योरिटी नहीं है, लोगों को पता नहीं आज हमारे पास इतना आया, कल आएगा कि नहीं आएगा। सही बात है। तो ये दूसरी चीज, पुरानी सरकारों को आप कोसिए, लाख कोसिए, पर वो अपनी इन जवाबदेहियों में मर गई। उसने इतना पैसा प्रचार में खर्च किया होता ना, आपने शुरुआत में जो चर्चा की थी कि वो पुरानी सरकारों ने 70, आज यदि हम देखें मोदी जी ने 2019 में बालाकोट पे वोट मांगा था जो आचार संहिता के खिलाफ था, कोई एक्शन नहीं हुआ,
उससे बड़ा जो भाई ने जिक्र किया था 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। 1 लाख सैनिक सरेंडर करा दिए थे। दोनों में से घटना कौन सी बड़ी थी? क्या उन्होंने इस पे वोट मांगे? नहीं। उससे महंगाई देश में नहीं बढ़ना थी क्या? लोगों ने, पर हम तब ज्यादा डेमोक्रेटिक हो गए थे क्योंकि हमें आजाद हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। हम लोकतंत्र की बातें कर रहे थे। जनता ने वो महंगाई ज्यादा बर्दाश्त नहीं की। 74 में पहला परमाणु परीक्षण किया था। आप सोचिए कितनी महंगाई होना चाहिए थी। दुनिया से टकराए थे, दुनिया भर के प्रतिबंध लगे थे। उनको झेलते हुए क्या उस समय की जनता ने उसको बर्दाश्त किया? आज वो देश प्रेम का नारा दे दे के हम महंगाई, पेट्रोल 200 रुपए लीटर बर्दाश्त कर लेंगे, 500 रुपए लीटर हम दे लेंगे, पर चाहिए मोदी जी ने सरकार बनते से जवाबदेही से मुक्त होना चालू किया। उन्होंने सारी सब्सिडी, वृद्धों की रेल कंसेशन खत्म, गैस की सब्सिडी खत्म, सारी सब्सिडी खत्म। और जब बहुत जरूरत थी कोरोना काल में तब पैसा नहीं दिया था। अब आप रेवड़ी बांट रहे हो। आप चुनाव जीतने के मूड में, आप हमेशा चुनाव जीतने के मिशन में। इस समय मैं पहले भी बोला था, सूचना तंत्र पे पूरा कब्जा है। सूचनाओं का अकाल है। सही सूचनाएं नागरिक तक नहीं जा रही है। और एक लोकतांत्रिक देश में सबसे आवश्यक चीज है कि नागरिक वहां का सूचनाओं से लेस होना चाहिए। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक तरीके से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सहारा गलत सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं, जिससे लोगों का चिंतन खत्म हो रहा है। वो एक जैसे युद्ध लड़ रहे हैं आपस में, जनता 2 भागों में डिवाइड हो गई। ये खतरनाक चीज है लोकतंत्र की। अब यहाँ चुनाव जो है राजनीतिक दल नहीं, आम जनता ही लड़ रही है। मतदाता ही आपस में एक दूसरे को विभक्त करने में लगे। चूंकि समय की सीमाएं, कल्पना जी बहुत कम शब्दों में आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा कि हमने पहले चरण में देखा राम मंदिर आया, हमने पहले चरण में देखा 370 की बात हुई, 3 तलाक की बात हुई, और जैसे ही पहले चरण का मतदान हुआ और उसका परसेंटेज आया, उसका विश्लेषण किया गया, तब मंगलसूत्र आ गया, तब विरासत आ गया, तब प्रॉपर्टी सर्वे आ गया और बच्चों का हक छीनने की बात आ गई। अब क्या लगता है, आज दूसरे चरण का मतदान हो गया है, अब तीसरे चरण के मतदान में कुछ और नई चीज आएगी क्या? सूरज जी, आप मुझे बताइए, जिन विषयों को हम ये कह रहे हैं कि ये पहली वोटिंग उसके बाद आया, ये कब बीजेपी का एजेंडा नहीं रहा? कब इन विषयों पे बात नहीं हुई? ये तो शुरू से लेकर आज तक अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी कहती आई है। चाहे वक्फ बोर्ड की बात कर लो, जिस तरह से उन्होंने जमीनों पे कब्जा किया, इस पर कब चर्चा नहीं हुई? कब इस विषय पे बात नहीं हुई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार राजस्थान के बांसवाड़ा में कहा कि महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लेगी कांग्रेस। आप समझिएगा, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से राहुल गांधी का सलाहकार स्टेटमेंट देता है, उसके बाद इस तरह की बातें होना स्वाभाविक था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, अब प्रधानमंत्री मोदी जी की अगर मैं बात कर लूं, वो जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, वो ये सारी बातें बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती आई है। इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन हाँ, हर इलेक्शन के जो फेज होते हैं, उसके कुछ न कुछ कंटेंट चेंज होना जरूरी है। किस क्षेत्र में चुनाव होना है, कौन सी ऐसी वोटिंग परसेंटेज है जो उनको इफेक्ट कर सकती है, सॉरी, उन सारे विषयों पर उनके हिसाब से एजेंडे तय किए जाते हैं। तो इसमें अगर ये एजेंडा रखा गया तो मुझे इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती सूरज जी। और ये आवश्यक है उन लोगों, जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं चुनाव होना है, वहाँ पर जो स्थिति रही, अगर वो इस तरह की अपनी अपील करते हैं या अपनी बातों में लेके आते हैं, तो ये दोनों ही पार्टियों का, क्यों कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि यदि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो संविधान बदल देगी। इससे पहले 10 साल हो गए, क्या संविधान में चेंज बदल दिया गया? तो ये राजनीतिक पार्टियों का काम होता है अपने अपनी बातों को सामने रखना। जनता उसे किस तरह से लेती है, ये चीज महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, प्रकाश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये कहना चाह रहा था, आपने विषय भी उठाया था और कल्पना जी ने भी उठाया, संविधान बदलने की बात। आपने पहले तो मताधिकार आवश्यक होना चाहिए, नहीं तो वोटिंग अधिकार छीन लेना चाहिए। पहले से मताधिकार तो दिलवाओ आप। हाँ, बिल्कुल, सूरत की बात आप कर रहे हैं। आपने मताधिकार छीन लिया। दूसरी चीज, अकेला वो किस्सा नहीं है। क्या होता है कि जो वोटिंग लिस्ट होती है, कई लोग मतदान केंद्र पे जाते हैं, उनके नाम गायब होते हैं। पहले व्यवस्थाएं तो सुधरवाइए। आप नागरिकता छीनने लगोगे इस बहाने लोगों की, तो पहले व्यवस्थाएं सुधरवाइए। आपको भी 10 साल हो चुके हैं। जब आप राशन की, नहीं, सबसे बड़ी बात इसी में सूरज जी एक चीज और ऐड कीजिएगा, जब आप राशन के लिए अपना जो कौन सा कार्ड होता है, ये राशन कार्ड या अन्य कागजों में, या आपको आयुष्मान कार्ड की योजनाएं लेनी है, उसमें कमी नहीं रखते। वे सारे कागज पूरे रखने के लिए आप 10 चक्कर काट लेते हैं, तो वोटिंग लिस्ट में नाम जुटवाने के लिए आप 10 बार चक्कर क्यों नहीं काट सकते? जनता की कुछ जवाबदेही नहीं है। होते हैं, लिस्ट से गायब होते हैं नाम। यदि मैं जाऊंगी तो मेरा नाम संभव ही नहीं कर जाए। लेकिन एक बात ये भी ठीक है सूरज जी, वोटिंग लिस्ट में उनका नाम सुनिश्चित करवाएं। एक छोटा सा संशय, मुझे छोटा संशय, प्रकाश जी मुझे छोटा संशय है, मैं स्पष्ट चाहूंगा कि उसका स्पष्टीकरण आप दें कि जो कुछ सूरत में हुआ, निर्विरोध चयन करके, सवाल तो ये है, मैं वही है कि क्या नोटा नहीं था वहाँ? वही तो कह रहा हूँ ना। हमने इसमें चर्चा भी की थी पहले कि क्या उसमें नोटा नहीं हो सकता, प्रत्याशी वर्सेस नोटा हो सकता था। जनता को अधिकार है। देखिए, जो मताधिकार के आवश्यक करने की दिशा में एकदम कोई डिसीजन नहीं लिया जाता, उस दिशा में वो पहला कदम था कि यदि
लोग क्यों नहीं वोट देने जाते कि उस कोई प्रत्याशी पसंद नहीं है। हाँ। तो उसका विकल्प दिया था कि आप वोट जरूर दो, हाँ। भले ही सबको रिजेक्ट करो। बिल्कुल जब वो नोटा बटन था जी, तो जी, रिजेक्शन शैलेंद्र का जी, अधिकार था ना उसमें। जी ठीक है, तो जी, आपने शैलेंद्र वो जी। छीन लिया ना लोगों से। जी बिल्कुल, कम शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया रखें। 10 सेकंड की प्रतिक्रिया है सूरज जी। जी, और एक आम आदमी की प्रतिक्रिया है। हाँ। क्योंकि आप मौका देते हैं बोलने का, इसलिए बोल रहे हैं। बराबर, स्वागत है। गाड़ी ईएमआई की, हाँ मकान ईएमआई का, हाँ मोबाइल ईएमआई का, हाँ डिजिटल वॉच ईएमआई की, हाँ। ठीक है ना, हाँ। दांतों का इलाज ईएमआई कार्ड पर, हाँ। है ना, राशन ईएमआई पर, 15 दिन की उधारी पे। तो आप ये भी गौर करने वाली बात होगी, 80 करोड़ लोगों को भी राशन दे रही है सरकार। क्या मानसिक अपंग बना रहे हैं क्या? इस पे भी विचार करना होगा। बिल्कुल सही कहा। मनीष जी, अंतिम प्रतिक्रिया पूरी परिचर्चा पर आपकी कि चुनाव को लेकर के, दूसरे चरण के मतदान को लेकर के क्या कुछ विश्लेषण रहा है आज दिन भर का? और इसके साथ ही मनीष जी, जैसे अभी कल्पना जी ने बताया कि आम मुद्दे जो है वो कहीं ना कहीं ये जो सारे बयानबाजी सामने आई, अब कल्पना जी ने कहा कि ठीक है, ये जो जिस तरह के प्रधानमंत्री जी बयान दे रहे हैं ये पहली बार रही है, इस तरीके की बीजेपी जो है जो काम उन्होंने किए हैं वो गिनाते आई है। लेकिन क्या ये ठीक था? जो रणनीति बदली गई उससे जो आम मुद्दे हैं उनको बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया गया, क्या ये ठीक था? जिसका सबसे पहले मैं बता दूं कि जो मैडम ने कहा कि इससे पहले भी सरकार करती आई, वो काम में गिनाते आई है, लेकिन सबसे पहले ये कि सरकार ने ये काम गिनाया कहाँ? अगर सरकार ने 10 साल में जो काम किया होता तो वो उसको बारी बारी गिनवाती। फिर अभी सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसको वो गिनवा सके। पहली बात 370 की बात है जी, 370 की बात है, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक मुद्दे को लेकर हर मुद्दे को हम भुना नहीं सकते हैं ना। अगर हम बात यहाँ कर रहे हैं 370 की बात है, तो उसके बाद 370 अगर हुआ मिला तो उसके बाद कुछ नया क्या देखने को मिला? क्या वहाँ रोजगार मिल गए? वहाँ युवाओं की दिन दशा बदल गई? मैं जितनी बात कह रहा हूँ सिर्फ बात मणिपुर का अगर देख लीजिए, अगर चुनाव के मतदान की हम बात कर रहे हैं, ये बात भी आती है। अगर ठीक है, अगर हम यहाँ मतदान की बात कर रहे हैं तो नागालैंड में ऐसा क्यों देखने को मिला कि वहाँ मतदान 4 लाख मतदाता था और वहाँ वोट देने क्यों नहीं गया? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो देखने की बात है, क्या वहाँ इलेक्शन कमीशन ने वो सुविधाएं प्रोवाइड नहीं करवाई थी? लेकिन वो कहीं ना कहीं से नाखुश था कि चाहे किसी भी सरकार से हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, उसको साफ साफ दिखा कि नहीं यहाँ हम वोट डालें या ना डालें। क्योंकि मणिपुर में जो हुआ, एक तरफ बीजेपी कहती है कि नहीं महिला के हित के लिए सारा काम करें, सारी चीजें बना दें, तो संदेश खाली पर तो फ्रंट फुट पर लड़ रही है बीजेपी। संदेश खाली पर सामने है फ्रंट फुट पे आकर के। जी शैलेश जी, नागालैंड में भी सरकार और चुनाव आयोग की विफलता है जो 4 लाख लोग वोट नहीं डाल पाए। उन्हें जिन दलों ने आह्वान किया था कि आप वोट डालने नहीं जाएंगे, तो वो मताधिकार का वो विरोध था या उनको रोका गया, ये भी सरकार को स्थिति स्पष्ट करना। बिल्कुल सही कहा आपने कि तमाम तरह की बातें होती हैं। एक तरह मताधिकार के अधिकार की बात होती है और दूसरे मत के अधिकार छीनने की बात भी होती है। जैसा कि कहा कि कई मतदाता जाते हैं, जागरूक होते हैं, लेकिन वहाँ सूची में उनका नाम नहीं मिलता है, वो निराश होकर के वापस आ जाते हैं। मतदाता सूची में जब संशोधन होता है तब चुनाव आयोग बार बार अपील करता है कि आकर के नाम जुड़वाएं, पता बदलवाएं, जो भी आपके संशोधन करवाना है वो संशोधन करवाएं, ताकि जो मतदाता सूची प्रकाशित हो उसमें सारी चीजें स्पष्ट है। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। अजय श्रीवास्तव जी, शैलेंद्र मिश्रा जी, कल्पना शर्मा जी, नीरज तिवारी जी, प्रकाश सक्सेना जी और हमारे सहयोगी मनीष, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। दूसरे चरण का मतदान हो चुका है, तीसरे चरण की तैयारी शुरू हो गई है। देखना होगा कि तीसरे चरण के मतदान से पहले ये चुनाव हमें और कौन कौन सी रंग की तस्वीर दिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल सूरज जी, ठीक कहा आपने, क्योंकि तीसरे चरण का मतदान अब बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पहले चरण में कुछ और रणनीति, दूसरे चरण में कुछ और रणनीति। जनता के मन पर इसका कितना असर, देखने वाली बात होगी। फिलहाल समय हमें इतने की इजाजत देता है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।